नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस से देयर राइट टू वर्क, जो डिफरेंटली एबल पर्सनल्स होते हैं उनके राइट के बारे में हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है, तो उसके संदर्भ में हम पूरी चर्चा करेंगे। उसके बाद में न्यूज़ अपडेट और लीगल न्यूज़ है, जिसमें हम महत्वपूर्ण समाचार और हमारी लीगल न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि लॉ सीखो की अपनी इनिशिएटिव है। तो चलिए आते हैं हमारे आर्टिकल की ओर। तो पिछले वर्ष रविंद्र कुमार धरीवल एंड अनादर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। इस केस में हुआ यह था कि सीआरपीएफ के एक एम्प्लॉय थे, सीआरपीएफ के एक जवान थे जो कि मेंटली इल थे। तो उनके अगेंस्ट सीआरपीएफ के द्वारा यहाँ पर उनके अगेंस्ट एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलाई गई। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट को पता चलता है कि एक मेंटली इल सीआरपीएफ के जवान थे और उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसेस करी है, तो सुप्रीम कोर्ट इस जो प्रोसीडिंग थी, इस प्रोसीडिंग को गलत ठहराते हुए बताती है कि ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा भेदभावपूर्ण और डिस्क्रिमिनेटरी है। तो यहाँ पर जिस तरीके से सीआरपीएफ के द्वारा यह कदम उठाया गया है, ये अपने आप में गलत है। उसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा दैट इट विल डेवलप अ स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिफिकेशन फॉर एग्जम्प्टिंग सेंट्रल सर्विसेज फ्रॉम रिजर्वेशन विथ डिसेबिलिटी, कि यहाँ पर जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है डिफरेंटली एबल लोगों को, डिसेबल को, तो वो कुछ ऐसा एक स्टैंडर्ड जस्टिफिकेशन लेकर आएंगी, जिसको देखते हुए सेंट्रल सर्विसेज में उन्हें एग्जाम्प्ट भी किन केसेस में किया जा सकेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है, ये है नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट्स ऑफ डिसेबल्ड वर्सेस डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड अदर्स। तो इस मामले में मुद्दा ये है कि यहाँ पर जो सवाल उठाया गया है पिटिशनर के द्वारा, वो ये है कि हाल ही में यहाँ पर हमारी सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया। ये नोटिफिकेशन में जो दिल्ली आईपीएस, दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली की जो पुलिस है, इसमें जो 4% रिजर्वेशन डिफरेंटली एबल्ड लोगों को देना जाना था, उन्हें उससे एग्जम्प्ट कर दिया। मतलब आरपीडब्ल्यूडी जो रिजर्वेशन जो यहाँ पर कानून है जो कि डिसेबल लोगों के लिए बनाया गया है, कि तो उसके अंतर्गत यहाँ पर पब्लिक सर्विसेज में 4% रिजर्वेशन देना ज़रूरी है। लेकिन सरकार एक नोटिफिकेशन लेकर आती है जिसके द्वारा वो आईपीएस और जो यूनियन टेरिटरीज की जो पुलिस है, जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत होती है, तो यहाँ पे जो 4% रिजर्वेशन दिया जाना था उससे एग्जम्प्ट कर लेती। मतलब यहाँ पे अब रिजर्वेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक नोटिफिकेशन के माध्यम से ये सेंट्रल गवर्नमेंट कदम उठाती है। तो इसी नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया है। इसे कहा गया है कि ये लीगली सही नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन के सिद्धांतों के विरुद्ध जाता है। तो यहाँ पर हुआ ये था कि ये कानून आने के बाद में रिजर्वेशन देने की बात की गई थी। उसके बाद में केंद्र सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन लाया जाता है। उस नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि डिफरेंटली एबल्ड जो लोग हैं उनको किन किन सर्विसेज में प्रिफरेबली यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। अब इस प्रिफरेबली को ऐसा माना जाता है कि केवल इन्हीं जगहों पर इन्हें रिजर्वेशन देना, इन्हीं सर्विसेज में रिजर्वेशन देना है, और जहाँ पर जो प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं है उसमें ना रिजर्वेशन जितना देना एक उससे डिडक्ट किया गया यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा। तो इसे ही एक कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर कहा गया है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम कानून देखें तो कानून के अनुसार अगर आपको किसी सर्विस से किसी डिसेबल को बाहर रखना है या उनको एग्जम्प्ट करना है उनका रिजर्वेशन, तो यहाँ पर चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो है उनकी मंजूरी लेनी और उनके साथ में रीजनिंग लेनी ज़रूरी होती है। लेकिन काफ़ी लंबे समय से इस पोस्ट पर कोई चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है ही नहीं, कोई चीफ कमिश्नर उस पोस्ट पे है ही नहीं। तो यहाँ पर ये फंक्शन डेलीगेट हो जाता है, तो इसी डेलीगेटेड फंक्शन को यहाँ पे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ने है, उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाते हुए कहा कि जो ऑलरेडी कैंडिडेट सिविल सर्विसेज में आईपीएस, आरपीएफएस, डीएनआईपीएस जो पास हो चुके वो आईपीएस और इन सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कम से कम जब तक ये निर्णय नहीं आता है तब तक सिविल सर्विसेज में जो मेंस के एग्जाम पास है वो इन पुलिस सेवाओं के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को आगे आने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद में ही कानून आया डिसेबल्स के लिए, तो आज भी ज़रूरत है कि जिस तरीके से इस कानून का एक गलत इस्तेमाल किया जा रहा है डिसेबल लोगों के विरुद्ध ही, तो उसी चीज़ को वापस करेक्ट करने की आवश्यकता है और इनको जहाँ जहाँ रिजर्वेशन, जहाँ पर ये इनकी कैटेगरी में ये फिट हो सकते हैं वहाँ पर इन्हें रिजर्वेशन देना ज़रूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये हो जाती है कि जब भी हम डिसेबल्स कहते हैं तो अलग अलग डिसेबिलिटी होती है, अलग अलग पर्सनस की परसेंटेज अलग अलग होता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम एक डिसेबल्स को वहाँ से निकाल दें तो जो थोड़ी भी डिसेबिलिटी वाले लेकिन वो उस सर्विस को कर सकते हैं, कोई इंस्पेक्टर या आईपीएस के पद को सर्व कर सकता है, क्योंकि उसमें जो डिसेबिलिटी है वो उसके जो कार्य करने को अफेक्ट नहीं करेंगी, तो हम यहाँ पर उन्हें रख सकते हैं। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हम एक स्ट्रेट जैकेट लगा दें कि नहीं जो डिसेबल है वो इस पोस्ट के लिए अप्रोप्रिएट है ही नहीं, तो ये अपने आप में उनके अगेंस्ट काफ़ी एक डिस्क्रिमिनेटरी और भेदभावपूर्ण रहता है। तो चलिए न्यूज़ अपडेट की ओर आते हैं। न्यूज़ अपडेट में जो पहली खबर है कोविड-19 वैक्सीन के संबंध में है। संडे 10 अप्रैल से यहाँ पर सरकार ने कहा है कि अब कोविड-19 की जो प्रिकॉशनरी जो थर्ड डोज है, जिसे हम बूस्टर डोज कहते हैं, ये 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी लोग ले पाएंगे जिन्होंने 9 महीने अपने दूसरे डोज के लिए कंप्लीट कर लिए हैं या 39 वीक्स उन्हें हो चुके हैं दूसरे कोविड डोज के बाद। उसके बाद में जो आज की दूसरी खबर है ये है फोर्टिफाइड राइस के बारे में। फोर्टिफाइड राइस क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारे पास में राइस दिया जाता है, उस राइस में ही सरकार कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो मिलाती है, जो कि पोषक आहार जो सामान्यतः कम पाया जाता है वो पोषक आहार इन चावल में वो मिलाती है, और ये चावल पीडीएस और जो दूसरी स्कीम से उसमें बांटा जाता है। तो काफ़ी लंबे समय से ये बात चल रही थी कि क्या राइस को फोर्टिफाइड करने की आवश्यकता है, क्या ये माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो इनमें मिलाने की आवश्यकता है, इससे कुछ दुष्परिणाम तो नहीं रहे होंगे। और एक बहुत लंबी चर्चा के बाद में फाइनली सरकार के द्वारा फोर्टिफाइड राइस जो है वो पीडीएस के द्वारा देने की सहमति मिल गई है। अगली खबर है हमारे देश की पॉलिटिक्स के संबंध में। हमारे देश की CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, इनके जनरल सेक्रेटरी पद पे सीताराम येचुरी एक बार फिर यहाँ पर इलेक्ट हुए हैं। तो यही इस पोस्ट पे पहले थे और अभी ये इनका टेन्योर और भी बढ़ गया है। तो ये अपने आप में थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम है जब ये जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए इलेक्ट हुए हैं। चलिए लीगल न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तो लीगल न्यूज़ की जो पहली खबर है सुप्रीम कोर्ट से है। मुला पेरियर डैम जो है, इसको देखते हुए इसकी गतिविधि कैसे चलेंगी और इसकी एक जो सुपरवाइजरी कमेटी को अलाउ किया गया है, जो अभी एक टेम्परेरी बेसिस पे कमेटी बनाई गई थी, वही इसकी देखरेख और जिसका ऑपरेशन है वो देखेंगी जब तक कि नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी जो है ये बन ना जाए। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी जो है ये हाल ही में एक नया कंसेप्ट है जो कि नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी माफ़ कीजिएगा डैम सेफ्टी एक्ट 2021 जो है उसके बाद में ये एक नई अथॉरिटी रहेगी जो कि इस लेजिस्लेशन के माध्यम से बनने वाली है। तो जैसे ही ये एक्ट इनेक्ट अभी हो चुका है उसके बाद में ये अथॉरिटी का गठन किया जाता है, उसके बाद में सुपरवाइजरी कमेटी से पावर निकल के ये पावर जो है हमारे देश की नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के पास में आ जाएंगी। ये निर्णय डॉक्टर जोय जोसेफ एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में दिया गया है। अगली खबर जो है ये भी है सुप्रीम कोर्ट से। FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये एक्ट इस एक्ट के अंतर्गत 2020 में अमेंडमेंट किया गया और इस अमेंडमेंट के अंतर्गत जो हमारे देश के NGOs हैं और जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके फॉरेन एड पे एक बड़ी रोक लगाई गई सरकार के द्वारा। बहुत सारे NGOs हैं जिनके लाइसेंस नहीं यहाँ पर रिन्यू किए गए क्योंकि इनके जो फॉरेन फंड्स थे ये काफ़ी संदेहास्पद पाए गए। तो यहाँ पर सरकार ने कहा है कि सरकार चाहे तो, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सरकार चाहे तो वो ऐसे प्रतिबंध या ऐसे रेगुलेशन ला सकती है, संवैधानिक रूप से ये अपने आप में सही है। ये निर्णय नॉयल हार्पर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में दिया गया है। तो चलिए ये हमारा जो नेशनल जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल जो 2020 का था, जो एक्ट के रूप में पास हुआ, इसमें लाइसेंस हर 5 वर्ष में रिन्यू करना पड़ता है। तो जो
मुख्यतः जितने भी बड़े एनजीओज थे उन सब पर एक यहाँ पर वॉच लगाई गई और उनके सारे फंड्स जो है उनकी वापस जांच के लिए सरकार ने दी है और तब तक इनके जो लाइसेंसेस है इन्हें रिन्यू सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। इसी को देखते हुए काफ़ी लंबे समय से इन एनजीओज के द्वारा विरोध देखने को मिल रहा था। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को सही माना। तो चलिए आज का विश्लेषण हमारा यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।